हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी में हम आपको मॉडल पेपर पढ़ा रहे हैं। इस मॉडल पेपर में पहला वाला मॉडल पेपर हो गया था, अवतार पब्लिकेशन का है। और उसी अवतार पब्लिकेशन का जो दूसरा मॉडल पेपर है वह देखेंगे। पहले मॉडल पेपर का PDF हमने बना दिया है, उसको अगले दिन कल जो है सेंड करेंगे। आज जो है सेकेंड मॉडल पेपर आप देखेंगे अवतार पब्लिकेशन का। इसमें देखिए दिया है पहला क्वेश्चन जो बायोलॉजी का है, उसमें दिया है रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। यह देखिए पहला क्वेश्चन क्या बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, कहाँ से होता है। ठीक है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। देखिए इसमें क्या है, आप जानते हैं कि रेनिन जो होता है वह आवाशय से स्रावित होता है और यह दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम रेनिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। और यह आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती हैं, आपके विकल्प में दिया होगा, 4 विकल्प दिया होगा, लार ग्रंथियों से, अग्नाशय से, जठर ग्रंथियों से। इसका आंसर जो सही होगा वह जठर ग्रंथियों से होगा। तो रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, जठर ग्रंथियों से होता है, जठर ग्रंथियों से। अब देखिए इसमें एक चीज और जान रहिएगा, जो जठर ग्रंथियां होती, जो आमाशय होता है, उस आमाशय से जठर रस स्रावित होता है। उस जठर रस के अंदर जो होते हैं यह रेनिन एंजाइम पाया जाता है और यह रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध को जो है दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये आमाशय की जठर ग्रंथियों में पाया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा बहुविकल्पी दिया है, निम्न में से क्रेब्स चक्र का क्रिया स्थल है। तो ये क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से क्रेब्स चक्र का क्रिया स्थल है, क्रिया स्थल है। यह क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पी। देखिए क्रेब्स साइकिल जो होती है यह श्वसन की क्रिया में होती है। तो श्वसन में जब कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है, आप पढ़े होंगे कोशिकीय श्वसन के बारे में। जब श्वसन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होती है तो वह कोशिकीय श्वसन कहलाता है। और श्वसन की क्रिया कोशिका में संपन्न होती है और इसमें ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। तो यह कोशिकीय ईंधन कहलाता है। ATP को हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन की जो क्रिया होती है वह 3 स्थलों पर संपन्न होती है। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ये भी याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होती है या ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और इसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरिक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें कुल 4 ATP बनती है, जिसमें से 2 ATP खर्च हो जाती है, शुद्ध रूप से 2 ATP का लाभ होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस है। इसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल आती है। क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये कहने का मतलब होता है कि क्रेब्स चक्र जो होता है वह एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था हैंस क्रेब्स, उन्होंने खोज किया था और यह माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन दिया है गाल्जिकाय की गुहा में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया का आधार द्रव्य जो आधार द्रव्य है वहां पे संपन्न होता है। तो माइटोकांड्रिया के आधार द्रव्य में जो होता है क्रेब्स साइकिल क्या होती है, वह क्रियास्थल होता है। आधार द्रव्य, माइटोकांड्रिया के आधार द्रव्य में पाया जाता है, वहां पे जो है क्रेब्स साइकिल होती है। अब क्रेब्स साइकिल के देखिए क्या होता है कि जब ग्लूकोज
ये देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे ग्लूकोज है, जब श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया में होता है ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरिक एसिड बनता है, पायरिक एसिड बनता है। और यह पायरिक एसिड जो होता है मतलब एक ग्लूकोज की एक मालिक्यूल से पायरिक एसिड के 2 मालिक्यूल बनते हैं। यह और यह क्रिया जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है और कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें कुल 4 एटीपी का निर्माण होता है और इसमें से 2 खर्च हो जाती है, शुद्ध रूप से 2 एटीपी का लाभ होता है। और ग्लूकोज से पायरिक एसिड बनने की जो क्रिया होती है वह ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है या ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। यह और इसके बाद पायरिक एसिड से पायरिक एसिड क्या करता है, वह कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करता है, कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करता है और बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है तो वहां से पहले से उपस्थित ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से क्रिया करता है और क्रिया करके सिट्रिक एसिड बना लेता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। ध्यान रखिएगा कि एसिटाइल कोएंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाता है और मैट्रिक्स में पहले से उपस्थित ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से क्रिया करता है, क्रिया करके सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है और उसके बाद मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं और पुनः ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाता है। और इसी को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, या इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो यह पूरा जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो क्रिया होती है इसी को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं और ये क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल और यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या आधार द्रव्य में क्या होता है, संपन्न होता है। समझ बात आ गई? ये मतलब उनका हुआ। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन दिया है, लैमार्कवाद का मुख्य आधार क्या है। और हमने आपको बताया था जब जैव विकास पढ़ा रहे थे हमने आपको लैमार्कवाद, डार्विनवाद और परिवर्तनवाद समझाया। तो लैमार्कवाद में हमने बताया था कि लैमार्कवाद में जो मेन लक्षण होता है वह उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत कहलाता है। तो लैमार्क ने जो सिद्धांत दिया था वह उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, अंगों के उपयोग और उपयोग का सिद्धांत दिया था। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अंगों के उपयोग और उपयोग का सिद्धांत किसने दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, यह तो आप बताएंगे लैमार्क ने दिया। तब इस विकल्प के आधार पर यही है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो होती है वह आंसर सही होगा। तो लैमार्कवाद का मुख्य आधार क्या था, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लैमार्कवाद का मुख्य आधार, लैमार्कवाद का मुख्य आधार है। तो इसमें मुख्य आधार क्या है, वही आप देखेंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत। यहाँ पे उपार्जित लक्षणों की वंशागत, उपार्जित लक्षणों की वंशागत, ये सिद्धांत दोनों क्या दिया। और इसी के साथ साथ ये भी याद रखिएगा उन्होंने अंगों के उपयोग और उपयोग का सिद्धांत भी दिया। इन दोनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको इसी तरह पूछे जाएंगे कि अंगों के उपयोग और उपयोग का सिद्धांत किसने दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे लैमार्क ने दिया था। ठीक है, तो लैमार्क ने जो है यह आपको सिद्धांत दिया था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है, पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगला जो है पराग नली में नर युग्मकों की संख्या, नर युग्मकों की संख्या, यह संख्या होती है। अब देखिए इसमें क्या है, जब आपने जनन पढ़ा होगा, परागकोश के अंदर पढ़े होंगे कि लोह पुष्प का जो तीसरा चक्र होता है वह पुमंग कहलाता है और पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है
और पुंकेसर के अंदर जो होते हैं परागकोश पाए जाते हैं और उस परागकोश के अंदर परागनलिका होती है, परागकण होते हैं और परागकण जो होते हैं वह वर्तिकाग्र पर जब पहुँचते हैं तो परागण की क्रिया होती है और वह जब वर्तिकाग्र पे पहुँचता है तो वहाँ पे परागनलिका का निर्माण होता है और प्रत्येक परागनलिका के तरीके ऐसे बनते हैं। ये जो होता है परागनलिका बनती है, ठीक है, और इसी परागनलिका के अंदर दो नर युग्मक क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो प्रत्येक परागनलिका के अंदर जो होता है वह दो नर युग्मक होते हैं। कितने? दो नर युग्मक, ठीक है। ये याद रखिएगा कि प्रत्येक परागनलिका के अंदर दो नर युग्मक होते हैं और परागकणों का अंकुरण कहाँ होता है? वर्तिकाग्र में होता है। ये भी याद रखिएगा कि परागकणों का अंकुरण कहाँ होगा? वर्तिकाग्र में होगा। तो इसका जो आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो वह 2 हो जाएगा। मतलब पराग नली में नर युग्मकों की संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। ये आपका बहुविकल्पिक क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें दिया है विभिन्नताओं को परिभाषित कीजिए। मतलब विभिन्नताएं किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो समस्त जीवधारी होते हैं उन समस्त जीवधारियों में क्या होती है? समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। तो इन्हीं समानताओं और असमानताओं को हम क्या करते हैं? विभिन्नताएं। प्रत्येक जीव जो होता है एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है, यह आकार में, संरचना में, आकृति में। यह जब आकार, संरचना और आकृति में जब वो विभिन्न प्रकार के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो वह उनकी विभिन्नताएं कहलाती हैं। और ये विभिन्नताएं जो होती हैं जलवायु के कारण भी होती हैं। मतलब उनके अंदर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, या जो होता है जो मौसम के होते हैं, मौसम के जो घटक होते हैं उनका जो है उनके जीवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप बताएंगे कि विभिन्नताएं जो होती हैं वह कहलाती है जो जीवों में पाई जाने वाली जो समानताएं और असमानताएं होती हैं उन समानताओं और असमानताओं के कारण जो होता है विभिन्नताएं क्या होती है? उत्पन्न होती है। और ये विभिन्नताएं जो है जलवायु के ऊपर निर्भर करती है। यह विभिन्नता कहलाती है। और उसमें लिखेंगे कि जितने भी जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वे जो होते हैं क्या होते हैं? उनकी संरचना में, उसके कार्य में क्या होता है? अंतर होता है और इसी अंतर को हम विभिन्नताएं कहते हैं, ठीक है। यह विभिन्नताओं के बारे में। इसके बाद है एक संकर संकरण एवं द्वि संकर संकरण। हमने आपको समझाया था, बताया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं और द्वि संकर संकरण किसे कहते हैं। देख लेंगे एक संकर संकरण क्या है? एक संकर संकरण ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, ठीक है, एक संकर संकरण और इसके बाद दूसरा आता है द्वि संकर संकरण, द्वि संकर संकरण, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो होता है एक संकर संकरण दिया है। एक संकर संकरण का मतलब होता है कि जब एक जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। मतलब एक जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के मध्य, एक जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा, तो लंबे और बौने पौधे के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो उससे उत्पन्न जो संतति होती है वह एक संकर संकरण कहलाती है। यह और आप जानते हैं, मैं आपको बताया था। अब इसमें आप एग्जाम्पल दे देंगे कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब एक जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। उसमें आप एग्जाम्पल देंगे जैसे लंबे पौधे कैप्टेंटी की और बौने पौधे स्मार्टी की। ये जो होता है इनके बीच में जब परस्पर हम संकरण की क्रिया कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और जब उसमें स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है उसमें 3 और 1 का अनुपात प्राप्त होता है, जिसमें 3 लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। यह और समझीनी जो अनुपात होता है वह 1, 2 और 1 का प्राप्त होता है। तो आप इसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे लिख सकते हैं।
इसके बाद द्विसंकर संकरण जब पूछा जाएगा तो आप जानते हैं द्वि मान होता है 2। जब दो जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के मध्य, जब दो जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। और इसमें हमने आपको बताया था कि गोल किला भी लेते हैं, इसका जो एग्जाम्पल होता है गोल किला भी, यह गोल किला भी लेते हैं, गोल किला भी, और होते हैं झुर्रीदार जो है भरा भी लेते हैं। तो झुर्रीदार भरा भी गोल किले के बीच में संकरण की जब क्रिया कराते हैं तो द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, तो द्विसंकर का मतलब होता है जब दो जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। समझ आ गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हृदयावरी तरल कहाँ पाया जाता है और इसका काम क्या होता है। देखिए हृदयावरी तरल मतलब कहना कि जो हमारा हृदय जो होता है वह दोहरी झिल्लियों का बना होता है, उस दोहरी झिल्लियों के बीच में हृदयावरी तरल पदार्थ पाया जाता है। और यह तरल पदार्थ क्या करता है, हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप बताएंगे कि हमारा हृदय जो होता है दोहरी झिल्ली की एक थैलीनुमा संरचना में बंद रहता है, पाया जाता है, या हृदय के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली होती है, उस दोहरी झिल्ली के बीच में हृदयावरी तरल पदार्थ पाया जाता है। और यह हृदयावरी तरल पदार्थ जो होता है वह क्या करता है, हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। आपको बस इतना लिखना है, पहली चीज लिखना है हृदयावरी तरल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे हृदयावरी तरल पदार्थ हृदय में पाया जाता है। दो झिल्लियों के मध्य जो स्थान होता है वहाँ पे हृदयावरी तरल पदार्थ पाए जाते हैं। या आपको ऐसे न कर पाए तो आप कह देंगे हृदयावरी तरल पदार्थ हृदय में पाया जाता है। और हृदय दोहरी झिल्ली का बना होता है और झिल्लियों के मध्य जो तरल पदार्थ होता है उसको हृदयावरी तरल पदार्थ कहते हैं। और इसका काम होता है हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, यही उसका काम है। यह अब इसके बाद यह है मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके संक्षिप्त उल्लेख करना है, क्योंकि यह पूरा तरह से आप पढ़ाया गया है। मानव नर जनन तंत्र का नामांकित, देखिए दोनों से कोई एक क्वेश्चन हर बार आता है, मानव का नर जनन तंत्र या मानव का मादा जनन तंत्र, दोनों से एक क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो इस दोनों में से कोई आप क्वेश्चन तैयार कर लेंगे दोनों, और नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को के बारे में विस्तृत रूप से जो चित्र बना करके उसका उल्लेख करेंगे। तो उसमें जो होता है नर जनन तंत्र में आपका पहले आता है विसर्ण आता है, तो विसर्ण के बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद होता है कि शुक्र नलिका आती है, शुक्राशय आता है, इसके बाद शिश्न आता है, और इसके बाद सहायक ग्रंथियाँ आती हैं। इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो ये आप जो है चित्र बना करके फिगर बना करके उसको जो उल्लेख कर लेंगे। अब कापी में इसको लिखाया गया है, यहाँ पे जो है उसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप नर जनन तंत्र का उल्लेख जो है आप अपनी कापी से देखेंगे, उससे उसका दोष बनाएंगे, उसको बना करके और इसको लिखेंगे। इसके बाद द्विपरिसंचरण तंत्र क्या होता है, मानव में इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए हृदय में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यह और हृदय जो होता है जहाँ से रक्त जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो द्विपरिसंचरण तंत्र का मतलब होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे हृदय जो होते रक्त जो होता है वह धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और शिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर आता है। मतलब धमनी क्या करती है, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, और शिरा क्या करती है, विभिन्न भागों से शरीर को जो अशुद्ध रक्त होता है वह हृदय की ओर लाती है। तो इस प्रकार का जो परिसंचरण होता है उसको हम दोहरा परिसंचरण करते हैं। और जो अशुद्ध रक्त होता है वह जो होता है आपका जाता है फेफड़े में, और फेफड़ा क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है, और शुद्ध करके वह क्या करता है, बाएं अलिंद में डाल देता है, और बाएं जो हृदय का जो बायां भाग होता है वह शुद्ध रक्त बहता है, और हृदय के दाएं भाग में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, उसी तरह जो होता है धमनी जो होती है शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो होती है वह अशुद्ध रक्त ले जाती है। उसी तरह शिरा जो होती है वह अशुद्ध रक्त ले जाती है,
लेकिन पल्मोनरी जो शिरा होती है, जो फुफ्फुस शिरा होती है, वह जो होती है क्या करती है, शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। द्वीप परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि हमारा हृदय जो होता है अनवरत बिना रुके लगातार जो है स्पंदन करता रहता है, और स्पंदन करने के कारण रक्त जो होता है, हृदय जो होता है, उससे रक्त जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। और इसमें जो धमनी होती है वह रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। धमनी का काम होता है कि रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, और शिरा का काम होता है कि वह रक्त को दूसरे स्थान से जो होता है हृदय की ओर लाना। और जब जो अशुद्ध रक्त होता है वह फेफड़े में जाता है, और फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है, शुद्ध करने के बाद हृदय में रक्त को डाल देता है, और इस तरह रक्त पूरा धमनी की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में दौड़ता रहता है। तो इसी को हम जो है कि द्वीप परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके बाद होता है एक लिंगी और द्विलिंगी जीवों की व्याख्या कीजिए। एक लिंगी और द्विलिंगी आप जानते हैं, मतलब एक लिंगी जीव वे होते हैं जिसमें जो होता है नर और मादा जनन क्या होते हैं, या नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और द्विलिंगी प्राणी वे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाते हैं, दोनों एक ही में पाए जाते हैं, और द्विलिंगी होते हैं। जैसे केचुआ होता है, केचुआ जो होता है द्विलिंगी प्राणी होता है। तो एक लिंगी और द्विलिंगी का मतलब हो गया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक लिंगी और द्विलिंगी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वे जीवधारी जिसमें नर और मादा जननांग जो होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। जब नर और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं तो वह एक लिंगी प्राणी होता है, जैसे मनुष्य होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है कि ये जंतु जिसमें नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं, एक ही जीव में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है केचुआ आता है। तो इस तरह एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद लिखे दिया है प्रकृति में वन और वन जीवों के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो हमारे जो हमने बताया था प्राकृतिक संपदा में, कि प्राकृतिक संपदा में वन और वन जीव जो होते हैं हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और ये प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं। मनुष्य जो होता है चाहे अनचाहे जो है क्या करता है, इसको नुकसान पहुंचाता है, और इसको नुकसान पहुंचाने के कारण जो है प्राकृतिक संपदा क्या होती है, नष्ट हो जाती है, या वन जीव जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन वन और वन जीवों को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जिसका नाम होता है IUCN। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वन और वन जीवों को सुरक्षित करने के लिए जो होता है अपनी योजनाएं बनाती है, जिससे जो होता है जो वन संपदा है या वन जीव है वह नष्ट न होने पाए, विलुप्त न होने पाए, उनकी प्रजातियां नष्ट न होने पाए। इसलिए इन प्रजातियों को बचाने के लिए, इन जीवों को बचाने के लिए वह जो संस्था क्या करती है, IUCN जो संस्था होती है वह इनको रख रखाव का ध्यान रखती है। तो आप इसमें यही लिखेंगे, वन जो होता है एक प्राकृतिक संपदा होती है, अमूल्य संपदा होती है। मानव जो होता है अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वन संपदा को नष्ट करता है, यह फर्नीचर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए, यह तो ईंधन जलाने के लिए, तमाम प्रकार की चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह क्या करता है, वन संपदा को नष्ट करता है, ठीक है। और इसी तरह वन जीव है, वन संपदा पे आधारित जो पेड़ पौधे पर जीव जंतु रहते हैं, निवास करते हैं, उनका वास स्थान समाप्त हो जाता है। जब वास स्थान समाप्त हो जाता है तो इन वन जीवों को खाने पीने की असुविधा होने लगती है, जिससे धीरे धीरे ये प्रजातियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती हैं या विलुप्त होने के कगार पे पहुँच जाती है। तो IUCN क्या करती है, संस्था है जो इन चीज़ों की रखरखाव करने का काम करती है। इसी को आप वन और वन जीव के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यह प्रकाश संश्लेषण में बने कार्बनिक पदार्थ का संचय किस रूप में किस प्रकार किया जाता है। पादपों में जल तथा भोजन का संवहन किस प्रकार होता है, क्योंकि अब इसको एक विस्तार से बताना है। पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है, ठीक है। संचय की क्रिया होती है, और संचय जब हो जाता है तो ये जो होता है इसका उपयोग मानव जो होता है भोजन के रूप में करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है।
तो आप पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के होते हैं कि वह आप लिखेंगे कि इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह प्रकाशित और अप्रकाशित क्रिया के द्वारा होता है। यह और इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन, विटामिन आदि के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। और इसके बाद इसमें आप लिखेंगे मतलब होता है कि इसमें जल और भोजन का संवहन कैसे होता है। तो आप बताएंगे कि पौधे में जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का संवहन होता है फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसमें पहले आप प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखेंगे, फिर समीकरण लिखेंगे, फिर प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे संक्षिप्त में। इसके बाद आ जाएंगे वहां पर लिखेंगे कि पौधों में जो जल होता है, जल का संवहन होता है जाइलम के थ्रू होता है, और जो फ्लोएम होता है, पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उस बने बनाए भोजन का संवहन होता है फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, ये मतलब आपको लिखना। इसके बाद क्या है, जीवाश्म ईंधन, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है आप जानते हैं। जो जीवाश्म ईंधन होता है, कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, और इनके जलाने से पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। और ये जो होते हैं कि अजैव न्यूनीकरणीय मतलब कहा जा सकता है कि जो है ये जो कोयला और पेट्रोलियम जो होते हैं ये जो होते हैं कि आपका जो होते हैं अनवीकरणीय संपदा कहलाती है। इसका निर्माण होता है 1-2 वर्षों में नहीं होता है, इसके निर्माण के लिए हजारों जो है साल लग जाते हैं, तब जाकर के इनका निर्माण होता है। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं इनका दोहन उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ये है एक बार समाप्त हो जाएंगे तो पुनः इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये अनवीकरणीय संपदा के अंतर्गत आते हैं और यह जो होता है पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और इसके कारण पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। और इसके बारे में आप एक लेख बना करके लिख देंगे कि कोयला और पेट्रोलियम जो होते हैं वह जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, और इसी जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण होता है वातावरण प्रदूषित होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जिससे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के ऊपर जो है असर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। और इस तरह जो है वातावरण प्रदूषण के कारण जो नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें आपको बढ़ा के चढ़ा करके लिखना है, मतलब अपने से बना करके लिख देना है। इसके बाद उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। हमने अभी बताया था कि उपार्जित लक्षण जो होते हैं अंगों के उपयोग अनुपयोग के कारण, जलवायु के कारण, यह कि अंगों की वृद्धि और विकास होता है, यह इसमें परिवर्तन होता है। तो कुछ लक्षण जो होते हैं वह दिखाई देते हैं, जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं दिखाई देते हैं वह उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। मतलब जलवायु के कारण, अंगों के उपयोग अनुपयोग के कारण जो होती है कि लक्षण जो होते हैं, एक जीव में जो लक्षण होता है वह जीवों में जो होता है इन परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है। जब इन परिवर्तनों के कारण जीवों में जो है लक्षण उत्पन्न होते हैं उन लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। और ये उपार्जित लक्षण जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वंशागत होता चला जाता है। ठीक है, तो उपार्जित लक्षण जो होता है लैमार्क ने दिया था, लैमार्क के द्वारा दिया गया था, और इसकी परिभाषा हमने आपको दिखाया है, वहां पे आप देख करके लिख लेंगे इसको। तो ये मतलब जो था आपका मॉडल पेपर था यहाँ तक। यह उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, यह जो है अवतार पब्लिकेशन का दूसरा मॉडल पेपर है, और इसको आप देख करके आपको इसको लिख देना है। ठीक है, धन्यवाद।